फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडरेशन। हमने अपने अर्लियर वीडियो में ये समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ एसेंशियल्स बताता है जिसके पूरे होने पे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। एनफोर्सेबल का मतलब कि अगर किसी पार्टी का उसके अंदर राइट ब्रीच हो रहा है, वॉलेट हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, देन दैट पार्टी कैन गो टू द कोर्ट। फिर हमने उसमें पढ़ा था अर्लियर वीडियोस में कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे बेसिक चीज है प्रॉमिस। और प्रॉमिस कब होता है? व्हेन ऑफर ऑफ अ पर्सन इज एक्सेप्टेड देन अ प्रॉमिस इज क्रिएटेड। और लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि ऑफर एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या है। अब हम जो आज करने जा रहे हैं दोस्त, आज हम करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। मींस जिसके लिए बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ड्राफ्ट करा गया है कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये मैं जस्ट लो कोट कर रहा हूं। दिस इज अ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये बताता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। और हमने यहाँ पे हमारे कोर्स में हर एक टॉपिक, हर एक हाईलाइटेड पॉइंट के ऊपर अलग चैप्टर है और हम उसको अलग अलग चैप्टर के थ्रू ही समझेंगे। अब सेक्शन 10 क्या बोलता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made by free consent of the parties competent to contract for lawful consideration with lawful object and not expressly declared to be void। मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि यहाँ पे जितने भी बोल्ड पॉइंट्स है, हमारे इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है और हम उसको सारे पॉइंट्स को अलग अलग कवर करेंगे। इट मींस यहाँ पे जो सेक्शन 10 में ये बोल्ड पॉइंट है, दे आर नथिंग, दे आर द कंडीशंस फॉर द एनफोर्सेबिलिटी। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक पॉइंट्स करना जा रहे हैं कंसिडरेशन। अब लॉ क्या बोलता है? वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन फॉर एनफोर्सेबिलिटी इज दैट देयर शुड बी कंसिडरेशन इन एन एग्रीमेंट। कंसिडरेशन का अगर मैं सिंपल मतलब बोलूं, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पे एक लाइन आपको बोलता हूं, इफ इन एन एग्रीमेंट वन पार्टी इज गेटिंग समथिंग while other party is not getting something in return, then the consideration is missing for that other party and this type of agreement is not enforceable। और जब वो enforceable नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपके लिए कैप्चर करा है, इसको कवर करते हैं। A agreed to gift rupees 1 lakh to B, while in this agreement B will get 1 lakh while A is not getting anything in return। मीन्स ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, गिफ्ट का एग्रीमेंट हो रहा है, इस केस में ए बोल रहा है बी को, भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट करूंगा, एंड बी इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू ए। अगर अब फ्यूचर में ए क्या कहते हैं बी को गिफ्ट नहीं करता, तो द पॉइंट इज वेदर कैन बी गो टू द कोर्ट कि भाई ए तूने एग्री करा था गिफ्ट देगा तो दे नहीं रहा है। यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है? द कंसिडरेशन इज मिसिंग फॉर ए, this agreement is not enforceable and this agreement is not contract। hence अगर A ने गिफ्ट करने की बात करी है B को और वो B को गिफ्ट नहीं दे रहा है, then that agreement between A and B is not enforceable। और अगर वो enforceable नहीं है तो B cannot go to the court to enforce कि A तूने गिफ्ट देने की बात की थी तो मुझे गिफ्ट दे दे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी एग्रीमेंट्स होने चाहिए उसमें हमारा क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। और अगर कंसिडरेशन किसी एग्रीमेंट में मिस है देन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। अब कंसिडरेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? ये जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन की है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, कभी भी अगर किसी भी वर्ड की डेफिनेशन लंबी है आप उसको पॉइंट से ब्रेक कर लीजिए तो आपको उसको याद करने में इजी रहेगा। अब यहाँ पे जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है मैं रीड कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट को नीचे अलग से एक्सप्लेन करा है। तो जस्ट रीड करके हम एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन पाएंगे, उसके बाद आप डेफिनेशन को समझ पाएंगे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, promisee or any other person has abstained from doing, does or abstain from doing, promise to do or promise to abstain from doing such act or abstinence is called consideration for promiser। अभी आपको फर्स्ट गो में लग रहा होगा कि कितनी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट मैं आपको जब इसके पॉइंट्स को एक एक पॉइंट्स को अलग से समझाऊंगा अलॉन्ग विद एन एग्जांपल तो आपको लगेगा नहीं सर डेफिनेशन तब हमको समझ में आ गई है।
और अगर आप डेफिनेशन को एग्जाम में से कंसिडरेशन के बारे में क्वेश्चन आता है और वहां पे आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखनी पड़ रही है, तो अगर आप ऐसे लिख पाएंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं तो पॉइंट्स में लिखा है, आप इसको कंटिन्यूशन में बनाएंगे तो इट विल कैरी अ गुड इंप्रेशन, बिकॉज ग्रेजुअली आपको लॉ की लैंग्वेज तो याद करनी ही पड़ेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारे जो ये डेफिनेशंस है, इस डेफिनेशन के एसेंशियल्स क्या क्या है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। क्या बोलने चाह रहे हैं, एनीथिंग विल बी अ कंसिडरेशन फ्रॉम प्रोमिसर when act is done by promisee at the desire of promiser. An act done at the desire of third party is not a consideration for the promiser. अब ये जो पॉइंट यहाँ पे है, इसको एक एग्जांपल से कैप्चर करता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है। A agree to pay to be a builder a certain fee if market is properly developed by B in an area where A has a shop. यहाँ पे A ने B को बोला, now C the collector of area asked B to develop the said market. अब पॉइंट क्या हो रहा है, और C ने यहाँ पे सॉरी B ने वो मार्केट डेवलप कर दिया। The activity of B is not consideration for A as the market was not developed at the desire of A but at the request of C. यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, A ने बोला कि तुम B को कि B एक बिल्डर है, तुम ये मार्केट डेवलप कर दो यहाँ पे, और बी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा, बट सी जो कलेक्टर है, कलेक्टर के कहने पे बी ने वो मार्केट डेवलप कर दिया। नाउ द एक्टिविटी ऑफ बी is not a consideration for A as the market was not developed at the desire of A but at the request of C. Thus agreement between A and C नहीं आएगा, मैं गलती किया, A and B is not enforceable. बिकॉज यहाँ पे जो ए को एक डेवलप मार्केट मिला है, जो बी ने डेवलप मार्केट करा है, वो ए के कहने पे बी ने डेवलप नहीं करा है, वो सी जो कलेक्टर है उसके कहने पे करा है। हेंस ए और बी में अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है, इवन दो बी को बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलप मार्केट, बट यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल एक रियल लाइफ में कोर्ट में मैटर गया था, वहां पे डिसीजन आया था। तो यहाँ पे जो ए को डेवलप मार्केट मिला है, जो ए को बेनिफिट मिला है, इट विल नॉट बी टेक्निकली कॉल्ड कंसिडरेशन बिकॉज बी ने वो मार्केट ए के कहने पे डेवलप नहीं करा है, बी ने वो मार्केट सी के कलेक्टर के कहने पे डेवलप करा है। हेंस ए और बी में कुछ भी एग्रीमेंट हो रहा है तो ए को टेक्निकली कंसिडरेशन नहीं मिली है, तो हेंस द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज नॉट एनफोर्सेबल। तो जो डेफिनेशन है, जो कंसिडरेशन का पहला पॉइंट है कि the consideration to the promiser shall come at the desire of the promiser. अगर आपने एक पर्सन के लिए, मतलब अ सिंगल पर्सन के लिए कुछ एक्टिविटी करी है जो उसने नहीं कहा था, जो उसने डिजायर नहीं करी थी, then that activity will not be a consideration for that person. ये होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। आइए नेक्स्ट असेंशियल पे आते हैं। नेक्स्ट असेंशियल क्या कहना चाह रहा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ये बोल्ड हाईलाइटेड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। कंसिडरेशन टू प्रॉमिसर मे कम फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। मीन्स प्रॉमिसर ने बोला कि कुछ करो, बट वो एक्टिविटी प्रॉमिसी ने नहीं करी, थर्ड पर्सन ने करी है, देन दैट एक्टिविटी दैट बेनिफिट टू द प्रॉमिसर विल कॉन्स्टिट्यूट अ कंसिडरेशन। मैं आपको यहाँ पे लाइन पढ़ता हूँ। इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, द कंसिडरेशन टू द प्रॉमिसर मे आइदर कम फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। An old lady made a gift of her property to her daughter D with a direction to pay certain sum of money to X periodically. On the same day, D entered into an agreement to pay X periodically. और उसने वो एग्रीमेंट किसको शो कर दिया, ओल्ड लेडी को शो कर दिया कि सर मैडम मैं आपको ये क्या कहते हैं, मैंने एक्स से एग्रीमेंट करा है और मैं एक्स को पीरियोडिकली पेमेंट करूंगी, तो आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दीजिए।
D did not, however, pay the amount on the ground that agreement between D and X is void as no consideration has come to D. हर मतलब D from X मीन्स ऐसे लेता हूं मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ओल्ड लेडी को हम ओल्ड लेडी बोलते हैं डी और एक्स। यहाँ पे ओल्ड लेडी डी को बोलती है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट करूंगी अगर आप एक्स को कुछ सम पीरियोडिकली पे करेंगे। डी और एक्स ने एक एग्रीमेंट करा जिसमें डी ने बोला कि एक्स आई विल गिव यू द सर्टेन सम पीरियोडिकली। उसके बाद ओ ने वो प्रॉपर्टी डी को गिफ्ट कर दी। बट लेटर ऑन डी डिड नॉट पे द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द एक्स। डी ने बोला कि साहब मुझे तो एक्स से कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिली है, हेंस द एग्रीमेंट बिटवीन डी एंड एक्स इज वॉइड बिकॉज फॉर एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल the both the parties should get the consideration. X sue the D to recover the amount. X कोर्ट में गया कि साहब D ने एग्रीमेंट करा था, D मुझे पैसा नहीं दे रहा। D के एडवोकेट ने क्या बोला कि सर D और X के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें X को तो पैसा मिल रहा है बट D को नहीं मिल रहा है, hence this agreement lacks consideration. Court held that agreement between D and X is enforceable as consideration to D in a contact between D and X has come from the old lady. मीन्स कोर्ट ने क्या बोला कि D और X के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, इवन दो X इज गेटिंग समथिंग बट D को इस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन X से मिला, X से नहीं मिला है, D को इस केस में कंसिडरेशन O से मिला है। And this is the significance of the word the consideration to the promisor. यहाँ पे promisor कौन है? यहाँ पे हमारा promisor D है और agreement किसके बीच में हो रहा है? D और X। और यहाँ पे D को जो agreement D और X के बीच में हो रहा है, यहाँ पे D को consideration किससे मिल रहा है? O से। And this is the significance of the word the consideration to the promisor may come from the promisee or any other person. तो ये इसके बाद हम लोगों ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट कवर करा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। जब हम इसको पूरा रीड करेंगे तब समझ में आएगा। मींस कंसिडरेशन टू द प्रॉमिसर मे कम फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो मैंने आपको इस एग्जांपल से यही समझाया है कि कंसिडरेशन टू द प्रॉमिसर मे कम फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो मेरा दोस्त रिक्वेस्ट है आपसे, आपको कुछ भी कभी कॉल समझ में नहीं आए तो आप मेरे नीचे यहाँ पे नंबर रन कर रहा है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर सकता हूँ। इवन आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो ऑन दिस नंबर। बट मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि इफ यू सब्सक्राइब माई द चैनल देन इट विल बी हेल्पफुल टू मी। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके सामने हमेशा प्रॉम्प्ट आता रहेगा कि द वीडियो हैज बीन अपलोडेड ऑन माई चैनल। आइए आगे बढ़ते। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं इस पॉइंट को समझाने से पहले एक चीज रीड कराना चाह रहा हूं आपको। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज, पास्ट में उसने कोई एक्टिविटी करी है, डस प्रेजेंट में एक्टिविटी करी है और फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहा है वो कर रही है। इस पॉइंट को समझाता हूं, फिर डेफिनेशन को दोबारा से रीड करेंगे। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्जांपल लेते हैं पास्ट कंसिडरेशन का। ए परफॉर्म सम सर्विस टू द बी एट हिज डिजायर। आफ्टर वीक बी promised to compensate A for the work done by him. In this case, it's said to be the past consideration. A can sue the B for recovering of the promised money. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं आपको। से 10/5/25 को A के घर में आग लग गई। A रिक्वेस्ट B टू डाउस द फायर कि साहब मेरे घर में आग बुझाने में मदद कर दो। A ने उसकी हेल्प कर दी। यहाँ पे ए ने डिजायर करी थी और बी को, और बी ने उसकी हेल्प कर दी। लेटर ऑन से आफ्टर 2 months से 10/7/25 ए प्रॉमिस बी कि मैं आपको
10,000 रुपीज पे करूंगा, क्योंकि जो आपने मुझे पास्ट में मेरी मदद करी थी मेरे घर में आग बुझाने में, उसके लिए मैं आपको 10,000 रुपये देना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे जो ए को बेनिफिट मिला था वो पास्ट में मिला था, बट ए ने जो एग्रीमेंट करा है वो 10/7 को करा है। उस दिन ए बी को बोल रहा है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, क्यों? क्योंकि आपने मेरे घर में घर की आग बुझाने में मदद करी थी। 9/10/7/25 को जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें बी को तो कंसिडरेशन मिल रही है बट ए को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो लॉ कहता है इन दिस सिनेरियो दिस एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज एनफोर्सेबल, बिकॉज यहाँ पे ए को कंसिडरेशन पास्ट में मिल चुकी है। हेंस द कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं रब करता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा। सेकेंड, अ कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट, ये तो सिंपल है। अ कैश सेल ऑफ गुड इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन इज इमीडिएटली मेड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम शॉप पे जाते हैं, व्हाट वी डू, वी से वी बाय अ मोबाइल। हम शॉप पे गए, वी गिव मनी टू द शॉपकीपर और शॉपकीपर ने हमें मोबाइल हैंड ओवर कर दिया। हेंस फॉर अस द कंसिडरेशन इज मोबाइल एंड फॉर शॉपकीपर द कंसिडरेशन इज मनी। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन में तो कोई इशू नहीं आएगा। अब हम आते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। On 1/4/24, A promised to sell his car to B on 1/5/24 for 1 lakh, and we will make the payment on 1/5/24 only. Now इस केस में एग्रीमेंट कब हो रहा है? 1/4/24 को, बट एग्रीमेंट जो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया जाएगा वो करा जाएगा 1 मई 24 को। 1 मई 24 को ए को पैसे मिल जाएंगे 1 लाख रुपए और बी को कार मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, इट्स अ फ्यूचर कंसिडरेशन फॉर एग्रीमेंट जो 1/4/24 को करा गया है। तो यहाँ पे हमने वही लाइन लिखी है, द कंसिडरेशन टू ए मनी is a future consideration as it will be received in a future, और सिमिलरली बी को जो कंसिडरेशन मिलेगी वो भी फ्यूचर में ही मिलेगी। तो अब इस लाइन को दोबारा से रीड करते हैं फ्रेंड, अब आप डेफिनेशन को समझ पाएंगे। When at the desire of the promiser, promisee or any other person has done, अभी हम एब्सटेन को एक मिनट छोड़ देते हैं। When at the desire of the promiser, promisee or any other person has done, past consideration, does or promise to do, then such act is called consideration for promiser। ये आपको डेफिनेशन समझ में अब आई होगी कि वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डस और प्रॉमिस टू डू, देन सच एक्ट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रोमिसर। यहां पे हम एक चीज पे आते हैं, एब्सटेन पे। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एन अ पॉजिटिव एक्ट, कंसिडरेशन कुड बी एन नेगेटिव एक्ट। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। से एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दोनों नेबर्स हैं और यहाँ पे एक कॉमन पार्किंग स्पेस है। अब जिसको भी जरूरत पड़ती है ए और बी वहां पे अपनी कार पार्क कर देते हैं, जो पहले कार वहां लाके पार्क कर देता है। अब इसमें तकलीफ हो रही थी बी को, क्योंकि बी की एक बड़ी कार थी, बी की कार कहीं और क्या कहते हैं पार्क नहीं हो पा रही थी। ए अप्रोच टू द बी कि मैं यहाँ पे अपनी कार पार्क नहीं करूंगा अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे। तो यहाँ पे जो ए बोल रहा है ये काम मैं नहीं करूंगा, तो यहाँ पे जो ए काम बोल रहा है मैं नहीं करूंगा वो बी के लिए कंसिडरेशन है। तो दिस थिंग, द कंसिडरेशन कुड बी एन पॉजिटिव एक्ट, ये मैं करूंगा, और कंसिडरेशन कुड बी एन नेगेटिव एक्ट कि ये मैं काम नहीं करूंगा। तो अब अगर डेफिनेशन को दोबारा से रीड करें, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, promisee or any other person has done, has abstained from doing, abstain का मतलब होता है नेगेटिव एक्ट, ये मैं नहीं करूंगा। तो has done और has abstained from doing, does or abstain from doing, promise to do or promise to abstain from doing something, then such act or abstinence, abstinence word abstain से बना है, is called consideration of promiser। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट दोबारा से जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि ग्रेजुअली यू नीड टू डेवलप योर वोकेबलरी फॉर द दिस लॉ पेपर, बिकॉज जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगी इन राइटिंग दैट लीगल लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द अदर एसेंशियल्स ऑफ द कंसिडरेशन।
consideration need not be adequate. ICA Indian Contract Act only provides for presence of consideration in an agreement to be enforceable. It need not be an adequate. Example देता हूँ. A agreed to sell his laptop worth 50,000 to B for 8,000. This agreement between A and B is enforceable as consideration is present, though it may not be adequate for A. यहाँ पे आपको पॉइंट समझाता हूं. अगर ये वाला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होता तो आप मान के चलिए सोसाइटी में कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता ही नहीं. एग्जांपल लेता हूं. ए और बी. ए एक सेलर है इन अ पॉश मार्केट और बी एक बायर है. नो एवरीवन नोज कि भी पॉश मार्केट में तो चीजें महंगी मिलती है. ए ने ये एक रिमोट मार्केट से, जो बिल्कुल सिटी के बाहर था, रिमोट मार्केट से चीजें ला रहा है. से वो चीज लेके आया कोई 1000 यूनिट की और उसने वो बेचा 2500 रुपए यूनिट का बी को. अब यहाँ पे बी जब 2500 का बाय कर रहा है, एक्चुअली में उसकी वर्थ कितनी है? 1000 रुपए. तो अगर बी बाय करने के बाद ये बोलता है कि सर मुझे तो कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं मिली है, मैंने तो 2500 रुपए दिए हैं बट मुझे तो 1000 रुपए की चीज मिल रही है, तो हम दोनों का एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए. मीन्स अगर हम ऐसी उल्टी बात करते हैं कि एक चीज को, यहाँ पे हम बात करते हैं कि बी जो है, बी एक चीज बाय कर रहा है कितने की? 2500 रुपए की, बट उसकी वर्थ कितनी है? 1000 रुपए. तो कल अगर बी ये बोले कोर्ट में जाके साहब मुझे तो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं मिली है, तो हम लोगों का एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए. मीन्स कुछ भी लिटिगेशन उठती है कि साहब मुझे तो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं मिली है, एंड दैट इज द थिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड नहीं करता. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिंपल ये कहता है कंसिडरेशन होनी चाहिए, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी. इसका अगर हम सिंपल पे लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं, इट मस्ट बी समथिंग टू विच लॉ अटैच सम वैल्यू. इफ इट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, इट्स नॉट अ कंसिडर्ड वैलिड कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. A promised to pay to B 50,000 if B bring his dead dog to life again. Now everyone knows कि सब मरे हुए जीव को कोई भी जीवित नहीं कर सकता है. Now the consideration to A promised to pay B, the consideration, एक मिनट रुकिए, A promised to pay to B 50,000. And the consideration to A is not real as it's not possible to make लाइफ डेड डॉग, हेंस नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं कि फॉर एग्जांपल ए और बी में एग्रीमेंट होता है. बी एक स्टूडेंट है. बी ए से एग्रीमेंट करता है कि भाई आप मुझे 5 लाख रुपए लाके दे दो, मैं आपको एक डिग्री लाके दे दूंगा, ग्रेजुएशन की डिग्री, या मैं आपको एक लॉ की डिग्री, या मैं आपको सीए की डिग्री लाके दे दूंगा. नो एवरीवन नोज कि कोई भी डिग्री बाय नहीं कर सकते, इट्स इल्यूजरी. तो यहाँ पे एक तो हम आगे भी पढ़ेंगे पॉइंट, ये अनलॉफुल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है. बट यहाँ पे दोनों चीजें एग्जांपल देके मैं समझाना चाह रहा हूँ. ए को तो यहाँ 5 लाख रुपए मिलेंगे बट बी को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा. मीन्स इस केस में अगर क्या कहते हैं, बी ए को 5 लाख रुपए दे देता है और ए उसको डिग्री लाके नहीं दे रहा है, तो एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज द कंसिडरेशन टू बी इज, अगर हम बोले, नॉट रियल, इल्यूजरी. पॉसिबल ही नहीं है कि यू कैन बाय एन एजुकेशन, यू कैन बाय अ डिग्री बाय पेइंग द मनी. और ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे कवर होगा. तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, द कंसिडरेशन टू द प्रॉमिसर मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी. आगे पॉइंट पढ़ते हैं. Consideration must not be unlawful, immoral or opposed to the public policy. अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अनलॉफुल. हम कह रहे हैं consideration must not be unlawful, immoral or opposed to the public policy. अनलॉफुल. अनलॉफुल क्या चीज होती है? हम पहले एग्जांपल से पढ़ते हैं.
A promised to pay to B 10,000 if B beats C. Now the consideration to A is unlawful. Why? The bodily injury to someone is punishable under a law, hence unlawful. यहाँ पे जो unlawful है, ये अनलॉफुल वर्ड कहाँ पे आ रहा है? एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, कुछ भी चीज जो अनलॉफुल है, जो कोई और लॉ, कोई और एक्ट, उसको अनलॉफुल बोलना है। बीइंग अ सीए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आईसीए, हमको अदर लॉ के बारे में नहीं पता है कि कौन सी एक्टिविटी अनलॉफुल है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया बिना जनरल नॉलेज पॉइंट कि भाई हमारे क्रिमिनल लॉ में ये है कि अगर हम किसी को बॉडीली इंजरी करेंगे देन दैट थिंग इज अ पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पे ए को जो कंसिडरेशन मिल रही है बॉडीली इंजरी टू सी, इट्स अ अनलॉफुल because punishable under law. Hence, the consideration to A is not a valid consideration. Opposed to the public policy. A promised to give job to Mr. X in a government bank against payment of 50,000 is void as promise is opposed to the public policy. The consideration to the X job in a government is opposed to public policy as by getting a job, by paying the bribe, by paying the money is opposed to the public policy. तो इस केस में अगर X A को पैसा दे देता है और A उसके लिए जॉब अरेंज नहीं कर पाता, देन X कैन नॉट गो टू द कोर्ट कोर्ट कि साहब A से मेरे पैसे रिकवर कराओ, बिकॉज एग्रीमेंट बिटवीन A एंड X इज नॉट एनफोर्सेबल। और अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है तो पार्टीज के पास कोई राइट नहीं है कि दे कैन गो टू द कोर्ट, कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रेंड्स ये क्या चीज है, कि कंसिडरेशन क्या चीज है एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कंसिडरेशन। तो दोबारा से लाइन बोल रहा हूं, अगर किसी भी एग्रीमेंट में consideration is missing for a party then that agreement is not enforceable। मैं इस consideration को चैप्टर को हम एक मिनट में देख लेता हूं कि एक वीडियो में हम कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम इस कंसिडरेशन के चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करेंगे। हमारे मॉड्यूल में गिवन है इन व्हाट केसेस द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इमोरल, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्यूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसमें टाइम बचा, मैं क्यों वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता सो दैट आपका इंटरेस्ट बना जाए, तो इसके अंदर फिर हम उसी वीडियो में कवर कर लेंगे अगर टाइम बचा तो, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो इस चैप्टर में हमारे 3 पार्टी बेसिकली आते हैं कंसिडरेशन के चैप्टर में फ्रेंड्स। कंसिडरेशन का मतलब दूसरा हमारे चैप्टर में आया, दूसरा टॉपिक कवर होगा sued by थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो और चीज आ रही है कि इन व्हाट केसेस द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इवन इफ देयर इज अ नो कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।